तो हल्द्वानी में हिंसा किसकी साजिश। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इसी बड़ी खबर पर और डिटेल जानकारी के साथ इस वक्त बुलेटिन में मेरे साथ है मेरी सहयोगी निधि वसंतानी भी। क्या हल्द्वानी में हिंसा की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी गई? आखिर इस साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? कल लगी हिंसा की आग से अब तक हल्द्वानी झुलस रहा है और बर्बादी के निशान चीख कर उपद्रव की कहानी भी बयां कर रहे हैं। इस हिंसा में 4 लोग बेमौत मारे गए हैं, 139 से ज्यादा घायल है, 70 से ज्यादा गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जी हां, पूरे शहर में कर्फ्यू के हालात इस वक्त हैं और अलर्ट के बीच दंगाइयों की तलाश की जा रही है। TV9 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से अशांति फैली हुई थी हल्द्वानी में। और एक और बड़ी खबर इस बीच बता दें, हल्द्वानी हिंसा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। डीएम और एसपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इसी घटना को लेकर। तारीख को नोटिस दिए गए थे इंक्रोचमेंट के लिए, एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के अंतर्गत। उस समय की फुटेजेस हैं और इसमें आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये जो छतों का क्लोजअप है, इन छतों पे किसी भी प्रकार के 30 तारीख के दौरान कोई पत्थरों की बहुत बड़ी संख्या में मात्रा जमा नहीं दिखाई दे रही है। ये 30th जब नोटिस सर्व करे गए थे इस एरिया में जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, उस वक्त की फुटेजेस हैं। इसमें जो छतें आपको दिखाई दे रही हैं वो एम्प्टी हैं, उनमें कोई बड़ी भारी मात्रा में पत्थरों का दबाव नहीं है। इसको बंद कर दो। अब आप नेक्स्ट फुटेजेस पर आ जाओ, एक एक करके सब चलाते जाओ। इसको हटा दो, चला लो, इसको पूरा चला लो। ये वो फुटेज है जब फर्स्ट टाइम आगजनी शुरू करी गई, जब पहली गाड़ी या पहली बाइक को आग लगाई गई है। ये उस वक्त की फुटेज है। ये पूरा जो है उस वक्त तक का ड्रोन से वीडियोग्राफी वगैरह करी जा रही थी और ये फर्स्ट टाइम, तब तक कंप्लीटली पीसफुल चल रहा था। ये लगभग डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के आधे घंटे बाद का इमेज है। नेक्स्ट, इसको बंद करो। हाँ, ये जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये फर्स्ट टाइम की आगजनी की फोटो है, जब फर्स्ट आगजनी हुई थी। ये थोड़ा सा क्लोजअप व्यू है, वो दूर से था। इसको बंद करो, नेक्स्ट ले लो। क्या कह रहे हो? इसको दिखाने का मेरा मकसद ये है कि आप इस वीडियो में देख पा रहे होंगे कि यहाँ ना तो कोई पुलिस फोर्स किसी को प्रोवोक कर रही है, किसी को भड़का नहीं रही, किसी को मार नहीं रही, किसी को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रही है, ना एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ना पुलिस की टीम। ये आप मॉब देखेंगे, ये वो मॉब है जो पहली बार इकट्ठा होना उस गली में शुरू हुआ जब आगजनी शुरू करी गई। जो पेट्रोल बम फेंकना है या किसी भी प्रकार का वायलेंस है जो शुरू किया गया, उस वक्त ये मॉब इकट्ठा हुआ अचानक से। ये डिमोलिशन ड्राइव शुरू होने के 45 मिनट्स बाद की फुटेजेस हैं। अब ये आप देखते जाइए, ये उस वक्त के फुटेजेस हैं जब थाने को अटैक करा गया, जब थाने पर पेट्रोल बम फेंके गए, थाने के बाहर जो वाहन खड़े हुए थे उनको जलाया गया, थाने के अंदर जो ऑफिसर्स फंसे हुए थे उन पर अटैक किया गया। ये उस वक्त की वीडियो फुटेजेस हैं। इसमें आपको दिख रहा है कि कोई भी फोर्स ना तो किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती कर रही है, ना किसी को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसको एक बार और प्ले कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट। हाँ, ये वाला चला दो, अभी जो चल रहा था। थाने वाला, इससे छठा वाला, 6th वाला। ये थाने पर जब आने शुरू हुए, इकट्ठा होने शुरू हुए और थाने के बाहर जो आप लोगों की बाइक्स भी थी, पत्रकारों की, पुलिस के वाहन वगैरह भी खड़े हुए थे, अन्य अभी आम जनता के आसपास के लोगों के वाहन खड़े हुए थे। ये उस वक्त उन पर अटैक किए और उनमें आगजनी की फुटेजेस हैं। ये भी अनप्रोवोक्ड है, किसी ने प्रोवोक नहीं किया, किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करी, किसी ने किसी को जो है चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। उसके बावजूद इस तरह का अटैक बिना प्रोवोक करे, बिना हार्म करे करा गया। पुलिस थाने में फंसे हुए अधिकारियों के ऊपर, उनको बाहर नहीं निकलने दिया गया, उनको वहां पर अंदर जिंदा जलाने की कोशिश करी गई।
ये आप फुटेज देख रहे हैं। डीएम की तरफ से, वंदना सिंह की तरफ से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। बताया जा रहा है कि कैसे आधे घंटे के अंदर पहले एक बाइक को फूंक दिया गया, फिर भीड़ बेकाबू हो गई, पेट्रोल बम तक फेंके गए, भीड़ ने थाने के पास फिर घेराव किया, गाड़ियों में आग लगा दी गई। देखिए सिलसिलेवार तरीके से ये बताया जा रहा है कि हुआ क्या हल्द्वानी में। भीड़ ने फिर पेट्रोल बम फेंके और देखते ही देखते भीड़ बेकाबू हो गई, आग लगानी शुरू कर दी गई। हल्द्वानी हिंसा में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। डीएम की तरफ से यह तक बताया जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अफसरों को जलाने की कोशिश भी की गई थी। देखिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दी जा रही है डीएम की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर, जो अशांति हुई या माहौल खराब हुआ हल्द्वानी में, उसको लेकर थाने में अफसरों को जिंदा जलाने की कोशिश तक की गई है। 4 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं, लेकिन डीएम की तरफ से कई बातें कही जा रही हैं। बताया जा रहा है कि भीड़ जो है उपद्रवियों की किस तरह से बेकाबू हुई और हिंसा पर उतारू हो गई। एक एक करके गाड़ियों को जला दिया गया। और हिंसा के दौरान पेट्रोल बम का भी जमकर इस्तेमाल हुआ। आपको बता दें, बनभूलपुर के सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त इलाके से ही टीवी9 रिपोर्टर अभिजीत ठाकुर को भी इसके सबूत मिले हैं। उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपके सामने। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में जो कल हिंसा हुई वो सुनियोजित बताई जा रही है और प्रशासन इसकी जांच भी कर रहा है, लेकिन अभी जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उससे आपको साफ पता चलेगा कि किस तरीके से आगजनी में पेट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया। रोड के किनारे जो बाइक पार्क थी उनमें से पेट्रोल निकाला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोतल है और इस बोतल के भीतर पेट्रोल भरा हुआ है और इन मोटरसाइकिलों से ही पेट्रोल निकालकर पेट्रोल बम तैयार किए गए। ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पर लाइटर भी मौजूद है और इस बोतल में पेट्रोल भी मौजूद है। और बोतल कहाँ से इतनी संख्या में आए, क्योंकि कबाड़ी वाले जो बोतल इकट्ठा करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक ढेर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो यहीं पर जितने मोटरसाइकिल थे उनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार किया गया और पेट्रोल बम थाने पर मारे गए, थाने के वाहनों पर मारे गए, जिसके बाद आगजनी हुई। पत्थरबाजी कहाँ से हुई उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तो मोटरसाइकिल हैं जिनमें से पेट्रोल निकाला गया, पेट्रोल बम तैयार करके और आगजनी को अंजाम दिया गया। उसके अलावा अगर हम गलियों की बात करें तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको पत्थर बिखरे हुए दिखाई देंगे। दूर तक अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो सामने वहाँ पर एक मस्जिद दिखाई देती है और इसी गली में आप देखेंगे तो सड़क जो है वो चारों तरफ से पत्थरों से पटी पड़ी है। गाड़ियों को यहाँ पर क्षतिग्रस्त किया गया। उसके अलावा जो पेट्रोल बम तैयार किए गए हैं उनके जो बोतल हैं वो तमाम यहाँ पर बिखरे हुए आपको दिखाई देंगे। तो इससे ये भी पता चलता है कि किस तरह से स्पॉट पर आए। तो अतिक्रमण हटाने के आधे घंटे बाद बिगड़े हालात को देखते हुए इस वक्त डीएम मीडिया से मुखातिब हो रही हैं और बाकायदा वो तस्वीरें दिखाते हुए ये बता रही हैं कि डेमोलिशन शुरू होते ही आधे घंटे में कैसे हालात बिगड़ने शुरू हो गए। एक एक करके सुना और सबका निस्तारण किया। निस्तारण करने के बाद कुछ लोग माननीय उच्च न्यायालय में भी अप्रोच किया। कुछ लोगों ने, कुछ को समय मिला, कुछ को नहीं मिला। जहां पर समय नहीं मिला वहां डिमोलिशन ड्राइव भी नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के माध्यम से अपनी अपनी परिसंपत्तियों पर टेकअप करी गई। तो मेरा ये स्टोरी, ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ये कोई आइसोलेटेड एक्टिविटी नहीं थी, ये कोई एक ही परिसंपत्ति को टारगेट करके करी हुई एक्टिविटी नहीं थी। ये पूरे काफी लंबे समय से हल्द्वानी के अंतर्गत सरकारी परिसंपत्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में बचाने का, सुरक्षित करने का, अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। उसी के क्रम में इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त हैं। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं है। उनको हमने खाली कराया, जो ओपन स्पेस था उसका कब्जा ले लिया गया और एक नोटिस परिसंपत्तियों पर, स्ट्रक्चर्स पर चस्पा करा गया, क्योंकि कथित रूप से ये एरिया मलिक का बगीचा नाम से जाना जाता है, जबकि कागजों में जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज हैं नगर निगम के, वहां मलिक का बगीचा के नाम पे दर्ज नहीं है, नगर निगम की नजूल भूमि के रूप में दर्ज है। तो इन स्ट्रक्चर्स पर नोटिस चस्पा करे गए और खुद से ही अपना अतिक्रमण 3 दिन के अंदर हटाने के निर्देश दिए गए।
हमारे साथ अभिजीत ठाकुर इस वक्त बनभूलपुरा थाने से जुड़ रहे हैं, जिस थाने को फूंकने की कोशिश की और जहां पर पूरी आग लगा दी गई, वहीं से ही अभिजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिजीत, शांति व्यवस्था कायम करने की कोशिश हो रही है, डीएम भी यही कह रही है, लेकिन क्या पहचान हो पाई है उपद्रवियों की? अब तक एक्शन क्या लिया गया है? जी बिल्कुल, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट हम आपको बताते हैं कि कुछ अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई। उन्होंने ये कहा है कि चिन्हित किया जा रहा है लगातार और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि आधिकारिक पुष्टि जो है वो बाद में की जाएगी। पूछताछ लगातार चल रही है। उनका कहना है कि तमाम जो फुटेज भी जो खंगाले जा रहे हैं और उसके बाद जिन लोगों को चिन्हित किया गया है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो गई। उनका कहना है कि जल्द ही हम गिरफ्तारी भी देंगे और गिरफ्तारी देने के बाद इसकी सूचना भी आधिकारिक रूप से बताई जाएगी। बहरहाल जो यहाँ पर हालात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अर्धसैनिक बलों की जो है वो तैनाती यहां पर कर दी गई है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम यहां पर किए जा रहे हैं और जो कर्फ्यू है उसका सख्ती से पालन कराया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को घर से बाहर निकलने की हिदायत दी जा रही है कि घर से वो बाहर ना निकले और इस तरह से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाने का प्रयास लगातार यहाँ पर पुलिस और अर्धसैनिक बल दोनों करते हुए दिखाई देंगे। आप दूसरी तरफ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएं। ये थाने का वो एरिया है जहां पे जो हिंसा और आगजनी की घटना हुई थी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात है और लगातार इस मामले में छानबीन भी हो रही है और तमाम आला अधिकारी भी स्पॉट पर मौजूद हैं, लगातार गश्त दे रहे हैं, पेट्रोलिंग चल रही है और इस बात को की भी पुष्टि जो है वो की जा रही है कि किसी भी तरीके से अब जो है वो हालात ना बिगड़े। लेकिन तनावपूर्ण स्थिति जो है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ वहीं पर देख सकते हैं कि हिंसा भड़की और उसके निशान जो है अभी भी आपको इस जगह पर मिल जाएंगे। तमाम जो गलियां हैं आप देख सकते हैं कि पत्थरों से पटी पड़ी है और इन सबको देखकर यही समझ में आता है कि जो हिंसक भीड़, जो उपद्रवी यहाँ पर पहुंचे, कहीं ना कहीं वो पहले से निर्णय कर चुके थे कि इस तरह की घटना को अंजाम देना है और उनमें से कई लोग ऐसे थे जो कि पेट्रोल बम बनाकर आगजनी करने में, जैसे मान लीजिए कि उनको ट्रेन किया गया हो, इस तरीके का भी एक पैटर्न जो है वो नजर आता है जब आप घटना स्थल पर यहाँ पर आते हो। जिस बड़े स्तर पर गाड़ियों को जलाया गया, हिंसा की गई, ऐसा लगता है कि ये सुनियोजित है। अभी तक अधिकारियों का भी यही कहना है कि तमाम बिंदुओं से इसकी जांच की जा रही है, लेकिन साफ साफ लगता है कि एकदम से इतनी भीड़ इकट्ठा हो जाना, क्योंकि डेमोलिशन का ड्राइव होना है, इस बात की जानकारी पहले से थी। प्रशासन मौके पर था और उसके अलावा पुलिस बल की भी तैनाती थी। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच भीड़ का इस तरह से भड़कना और हिंसक उपद्रवियों का थाने तक पहुंच जाना, थाने पर कब्जा कर लेना, पेट्रोल बम के साथ आगजनी करना, ये बड़े सवाल जो है वो खड़ा करता है कि तमाम सवालों के बीच इस वक्त के हालात को देखते हुए आपने बड़ी जानकारी हम तक पहुंचाई है अभिजीत कि कैसे इन तमाम कड़ियों को जोड़ते हुए इस साजिश के तह तक पहुंचने की पुलिस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर कोशिश कर रही है। ग्राउंड रिपोर्ट आपने दिखाई। हिंसा के बाद TV9 रिपोर्टर ग्राउंड जीरो से लगातार रिपोर्ट्स भेज रहे हैं और हिंसा के एक एक सबूत TV9 आपको दिखा रहा है। हालांकि बनभूलपुरा में जिस थाने से हिंसा की शुरुआत हुई वहां से अभिजीत ठाकुर की एक और रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में लगातार हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और इस वक्त हम बनभूलपुरा थाने के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर सबसे पहले हिंसा और आगजनी शुरू हुई। जी हां, आप तस्वीरें यहां पर देख लीजिए, तमाम गाड़ियां आपको जली हुई दिखाई देंगी और ये सुबह सुबह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उपद्रवियों ने यहां पर हिंसा की और आगजनी की है। उसकी बानगी ये तस्वीरें ही देती हैं। गाड़ियों को पलटा गया, उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। आप देख सकते हैं तमाम गाड़ियां यहां पर हैं जिन्हें आग के हवाले कर दिया गया। थाने की तस्वीरें आप दिखाइए, यहां पर थाने को भी यहां पर आग के हवाले कर दिया गया। पेट्रोल बम लेकर जो उपद्रवी थे वो यहां पर आए थे और इस जगह पर आप देख सकते हैं कि दर्जनों की संख्या में वाहन खड़े थे, ऑटो खड़े थे, प्राइवेट कार भी थे। उसके अलावा जो पुलिस जो वैन है उसको भी किस तरीके से शिकार बनाया गया वो भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पुलिस वैन है जो कि आग के हवाले कर दी गई थी और इसके हालात देखिए यहाँ पर। तो सैकड़ों की संख्या में उपद्रवी यहाँ पर पहुँचे और उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया तमाम चीज़ों को यहाँ पर। और थाने के ठीक सामने इस तरह की हिंसा यहाँ पर देखने को मिली जिसकी आग अभी तक अगर कहें तो ठंडी भी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से टायर्स से अभी भी धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। बहरहाल यहाँ पर भारी पुलिस बल की तैनाती आपको दिखेगी। स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए तमाम पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई है। पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन हालात लगातार यहाँ पर तनावपूर्ण
बने हुए हैं। पुलिस की तरफ से लगातार घोषणा की जा रही है कि लोग अपने घर से ना निकले, कर्फ्यू का पालन करें और स्थिति को सुरक्षित करने की पुलिस यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रही है। लेकिन कल जब यहाँ पर हिंसा भड़की तो सैकड़ों की संख्या में उस समय भी पुलिस बल तैनात थे, लेकिन उन्हें पीछे हटना पड़ा उपद्रवियों के तांडव के बाद। और हल्द्वानी का माहौल अब तक शांत नहीं हुआ है। हल्द्वानी में उपद्रव के दौरान पुलिसकर्मियों की गाड़ियों में भी आग लगा दी गई। एक बड़ी खबर मिल रही है, कई पुलिसकर्मियों का साथियों से संपर्क तक टूट चुका है। इंटरनेट बंद होने की वजह से एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। ये खबर मिल रही है। मदद के लिए नजदीकी जिलों से गई फोर्स ने मोर्चा संभाला है। इंटरनेट बंद होने की वजह से संपर्क टूटा है और यहाँ पर बताया जा रहा है जो पुलिसकर्मी वहाँ पर मौजूद थे उस दौरान वो टीम मौजूद थी, वो टीम बिखर गई है और ये संपर्क टूट गया है। इंटरनेट बंद होने की वजह से ये दरअसल हुआ और मदद के लिए जो नज़दीकी ज़िलों से फोर्स गई उसने उसके बाद मोर्चा संभाला। हमारे सहयोगी पुनीत भी इस वक्त वहीं पर मौजूद है और वहां जिस तरीके से अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डीएम ने ये बात दोहराई और बताया कि कैसे लोगों का घेराव करते हुए उन्हें जिंदा तक जलाने की कोशिश की गई है, पुलिस कर्मियों ने कैसे अपनी जान बचाई। हमारे सहयोगी पुनीत ने कुछ और पुलिस कर्मियों से भी बात की है, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त के हालात क्या हैं? अभिजीत हमारे सहयोगी जो वो तमाम सबूत इस वक्त कैमरे पर TV9 के दिखा रहे हैं कि कैसे अचानक पथराव हुआ, पेट्रोल बॉम्ब कैसे बनाए गए और कैसे पुलिस का घेराव करते हुए हिंसा की इस पूरी साजिश की कड़ियों को पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जोड़ने की कोशिश कर रही है। इस पूरे इलाके की संभव हो तो अभिजीत कुछ और तस्वीरें दिखाएं। नगर निगम की वो टीम हमारे साथ मौजूद है जो कि डेमोलिशन ड्राइव के समय वहां पर मौजूद थी और जिन पर हमला हुआ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त नगर निगम के ही कर्मचारी हैं। अच्छा चालू करे थे, हम तो खड़े थे, हम कुर्सी से जान बचाए थे अपनी। चालू करे थे, हम तो खड़े थे, हम कुर्सी से जान बचाए थे अपनी। कुर्सी रख के सिर पे हेलमेट पहने थे, हेलमेट से कोई सर फंस जाती है वो ये प्लास्टिक का बहुत ज्यादा दिक्कत हुई वहाँ पे हमें। किस जगह पर ये अंदर कोई इधर नगर में अंदर कोई जहाँ पर ये डेमोलिशन ड्राइव होना था? हाँ जी, हाँ जी। आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे? सर हम तो नहीं थे, हम अभी आए हुए हैं सर। बाकी सब कितने बजे के आसपास? ये 4 बजे से स्टार्ट करा उन्होंने पत्थर स्टार्ट, हम 3:30 बजे करीब वहाँ पहुँच गए थे। अच्छा हाँ, इनको ऑफर दिया गया था आप लोग हटा दो इनको, अतिक्रम जैसे था इनको, बहुत दिनों से हमारा वो चल रहा था। हमने इनको आशीष सब कुछ दिया हमने, ऐसी बात नहीं, हमारी गलती कुछ नहीं है। अभी इनको दिक्कत पता नहीं क्यों होया, पता नहीं। मतलब अतिक्रमण हटाने के लिए निगम लगातार कह रहा था लेकिन कोई बात नहीं मान रहा था और जब आप लोग डेमोलिशन के लिए गए तो वहाँ पे हिंसा शुरू हो गई। इस तरह पत्थर है, छतों पे पत्थर थे, बहुत पत्थर आए यहाँ पे। बाकी तो सब भर्ती है हमारे हॉस्पिटल के, सारे लोग भर्ती है हमारे। अच्छा, बहुत लोग। आप देख सकते हैं कि आई विटनेस है उस घटना के 4 बजे के आसपास पत्थरबाजी शुरू हुई और इनका कहना है कि 2 घंटे तक लगातार वहां पर पत्थरबाजी छतों से होती रही, जबकि लगातार उन लोगों को यह बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि आप यहां से जगह को खाली कर दें, अतिक्रमण को हटा दें और अतिक्रमण हटाने का ये ड्राइव जो है वो चलना था, कोर्ट के आदेश के बाद चलना था। लेकिन उसके बावजूद लोग मानने को तैयार नहीं थे और भीड़ ने हिंसा करने की शुरुआत कर दी। इस वक्त मैं आपको दिखा सकता हूं कि यहां पर आप देख सकते हैं कि मार्च करते हुए अर्धसैनिक बलों की जो टीम है एक वो आगे की तरफ बढ़ रही है। तो सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई गई है उसको बरकरार रखने के लिए इस तरह से यहाँ पर डिप्लॉयमेंट जो है वो धीरे धीरे लगातार बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। सड़क की दोनों तरफ के हालात आपको ऐसे ही दिखाई देंगे। यहाँ पर जो लोकल पुलिस है उसके अलावा अर्धसैनिक बलों की जो टुकड़ियां हैं वो भी यहाँ पर लगातार पहुंच रही हैं और उसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है क्योंकि जो क्षेत्र है उसमें तनाव लगातार बरकरार है। कर्फ्यू के जो हालात हैं उसको सख्ती से उसका पालन कराने के लिए सहयोगी इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट तो हमें दिखाई रहे हैं और जिस तरीके से नगर निगम के अधिकारी और जो टीम वहां पर थी उनसे भी अभिजीत ने बात की, जिन्होंने बताया कि लगातार हो रही पत्थरबाजी की चपेट में वो सब भी आए। TV9 रिपोर्टर पुनीत शर्मा भी लोकेशन पर ही मौजूद है, कुछ और पुलिस कर्मियों से भी उन्होंने बात की है। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। जो पुलिसकर्मी थे उनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं भी शामिल थी, महिलाओं को भी चोट लगी है। 50 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जख्मी हुए जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये कुछ महिला पुलिसकर्मी हैं, आप देख सकते हैं, जो कि अस्पताल में एडमिट हैं और उनको काफ़ी बुरी तरीके से चोट लगी है। किसी के पैर में चोट लगी है, किसी के हाथ में चोट लगी है, किसी के सिर में चोट लगी है और बहुत ही बुरी स्थिति। आप देखेंगे कि कई पुलिसकर्मी इस वक्त अस्पताल के अंदर मौजूद हैं जो पुलिस टीम के साथ अवैध निर्माण स्थल को तोड़ने के लिए गए थे। बातचीत करते हैं। मैम, आपको कहाँ कहाँ चोट लगी है, क्या हुआ था, क्या नाम है आपका? भगवती राणा है जी मैम। सर में हेलमेट था, सर में पत्थर लगे लेकिन हेलमेट की वजह से बच गया और हाथ में लग गया ईंट। अच्छा, हाथ में भी पट्टी बंधी हुई है? पट्टी है और ईंट से मारा। ईंट से मारा।
मैम हुआ क्या था जब आप लोग अंदर घुस रहे थे, तो क्या हुआ था? अचानक पत्थरबाजी क्या शुरू हुई? जब अंदर घुसे तब तो कुछ नहीं हुआ था, हल्के फुल्के पत्थर आ रहे थे। जब तोड़ के वापस आए तो गलियों में चारों तरफ से वो लोग थे और वो लोग ईंट पत्थर ही मार रहे थे। शीशे की बोतल उनसे मार रहे थे। तो आप लोग किस तरफ भागे, किधर की तरफ भागे? समझ में ही नहीं आ रहा था कहाँ को जाएं करके, गलियों में ही घूम रहे थे, गलियों से। तो सारे पुलिसकर्मी छितर बितर हो गए, जिसको जहाँ जगह मिली वो भागे? हाँ, जिसको जहाँ जगह मिली वहाँ से अपनी जान बचा कर आए। जो पत्थर मारने वाले थे कहाँ से पत्थर मार रहे थे और लगभग संख्या कितनी होगी, कुछ आपको आइडिया? लाइट तो थी नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में थे वो लोग। लग रहा था कि जान चली जाएगी, बचेंगे नहीं बचेंगे? लग रहा था कि हम नहीं बचेंगे करके, लेकिन ऐसे जान बचा के गलियों से आ गए। गलियों से आए। क्या नाम है आपका? उमेश चंद सुया। उमेश जी, आप गए थे वहाँ पर, क्या हुआ, किस तरीके से चोट लगी आपको? जी हम जब गए थे तो वहाँ ठीक ठाक ही था मौसम, वो हल्का हल्का पत्थर का यूज़ कर ही रहे थे। जब हम आ रहे थे घर को तो उनने छतों से अंधेरा अंधेरा हो गया था, मेरे ख्याल से लाइट भी चली गई थी उस टाइम। वो चारों तरफ से पत्थर मारने लग गए, तो हम वहाँ पर आंसू गैस वगैरह वगैरह छोड़ी तो जो हमारे ऊपर ही आ पड़ी। तो हम गाड़ी में बैठे तो उनने गाड़ी घेर घेर के गाड़ी के अंदर घुस घुस के मारा। अच्छा। हाँ उस टाइम लास्ट में। तो आप लोग मतलब पत्थर जो थे छतों से ज़्यादा आ रहे थे, गलियों में से आ रहे थे? छतों से भी आ रहे थे, गलियों से भी आ रहे थे। लास्ट जो अंधेरे का समय हुआ, गाड़ियाँ फंस पड़ी आपस में, निकल नहीं पाती थी, आगे जाम टाइप का हो गया, तो वो नीचे उतर के गाड़ी में ही मारने लगे पत्थर उस टाइम लास्ट में। तो फिर आप कैसे भागे? हम गाड़ी से उतरे और गाड़ी से भागे, गली मलियों में भागे, कुछ वहाँ पर लोग मिल गए, फिर इधर को आ गए हम गांधीनगर साइड। गांधीनगर साइड में कुछ वाल्मीकि समाज के लोग थे, उन्होंने फिर बाहर निकलवाया वहाँ से। क्योंकि जब वहाँ पे फोर्स पहुँचा था तो पथराव शुरू हो गया था। तो पथराव जो उपद्रवी थे तो उनको धकेलते हुए हमने पीछे कर दिया था। लगातार पथराव जारी था, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा होने लगा तो वो हावी होने लगे। तो लगभग चारों तरफ से पथराव जब होने लगा तो सब फोर्स वापस हो रहा था। तो लास्ट में कुछ लोगों ने फिर मुझे घेर लिया, घेर के फिर वहीं सर पे मारा, इधर मारा, मतलब पूरी बॉडी पेन कर दी है, चारों तरफ मारा। बहुत मारा था आपको? जी जी। अच्छा, तो बचे कैसे आप, किस तरीके से अपनी जान बचाई? वहाँ पे कुछ लोग अच्छे होंगे जिन्होंने मुझे उस भीड़ से हटा के एक घर पे सेव कर लिया था। लग रहा था आज बचेंगे? ना, चांस तो थे नहीं बिल्कुल। ऐसा मैं तो सोच रहा था कि आज बच नहीं पाएंगे, लेकिन कुछ लोगों ने मुझे पकड़ के वहाँ से हटा दिया था, किनारे हटा दिया था। और हल्द्वानी हिंसा की हर रिपोर्ट सबसे पहले TV9 आपको देता रहेगा, हर अपडेट देता रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आज बरेली में IMC प्रमुख मौलाना तौकीर रजा के जेल भरो आंदोलन की धमकी और जुमे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। कल देर रात पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया। तौकीर ने आज गिरफ्तारी देने की बात कही है। कोर्ट के जरिए भी बेईमानी करवाई जा रही है हुकूमत के दबाव में। कोर्ट से भी मैं देख रहा हूँ कि फैसला कानून के मुताबिक नहीं बल्कि आस्था के मुताबिक फैसला किया जा रहा है। इन तमाम बेईमानियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन मुल्कगीर पैमाने पर किया जाएगा। इसकी शुरुआत हम बरेली से 9 तारीख को करने जा रहे हैं। प्रशासन ने बरेली में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें घुड़सवार समेत 1000 पुलिस बल लगाए गए हैं। और पूरे एरिया को हमने जगह जगह पे सेक्टर और जोनल में बांटते हुए वो डिप्लॉयमेंट किया है और सेक्टर स्कीम भी लागू की है। हर जनपदों से भी फोर्स मंगाया गया है, 1000 से ज्यादा सिपाही यहाँ तैनात किए गए हैं। इस्लामिया ग्राउंड को 4 तरफ से बैरिकेड कर दिया गया है। शहर में भारी फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है और हर चौराहे पर बैरिकेड्स किया गया है, जिससे कि पब्लिक कल इस्लामिया ग्राउंड में नहीं पहुंच सके। उग्र तो हम कभी हुए ही नहीं हैं। पीसफुल और गिरफ्तारी से ज्यादा पीसफुल क्या हो सकता है? हम तो स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। और बड़ी खबर, जहां यूपी के मंत्री अनिल राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य को सड़क छाप नेता बताया। उन्होंने भगवान राम को लेकर सदन में फिर सवाल खड़े कर दिए। क्या राम निर्जीव हो गए थे? आप ये साबित करना चाहते हैं कि भगवान राम निर्जीव हो गए थे, निस्तार हो गए थे?
स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद सदन की कार्रवाई में गर्माहट पैदा हो गई। बीजेपी के नेताओं और मंत्रियों ने स्वामी प्रसाद मौर्य की बातों को बेतुका और अर्थहीन बताया। साथ ही स्पीकर ने उन पर रोक लगाने को कहा, जिस पर स्पीकर ने कहा ये अपना बाकी भाषण करिए। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य काफी देर तक बोलते रहे। इधर उनकी बातों को लेकर अब कोई भी बीजेपी नेता ज्यादा कुछ बोलने को राजी नहीं। यूपी के मंत्री राजभर ने इसे पार्टी के गिरते स्तर और 2024 के चुनाव में खिसकते जनाधार की हताशा का परिणाम बताया। निवेदन करना चाहता हूँ कि ये जो सड़क छाप लोग हैं, इनके बारे में ज्यादा बात हम लोगों को नहीं करना चाहिए। नहीं तो किसी भी प्रकार के जो एक स्तर पर हम लोग बैठते हैं उसकी गंभीरता कहीं न कहीं प्रमाणित होती है। उनका हाल वो जाने और समाजवादी पार्टी जाने, समाजवादी पार्टी का नेता जाने। समाजवादी पार्टी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने पीडीए और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंदिर मुद्दे पर तल्ख जवाब दिए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि जो पीडीए बना है वो परिवार के लिए बना है। अब मुख्यमंत्री का जितना विवेक होगा, जितना बुद्धि होगी, उसी हिसाब से बात करेंगे। उनसे हम तो सहमत नहीं हो सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह से पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, उसी तरह हमने 3 मंदिर मांगे हैं। जो ईश्वर के ऊपर भी अपने को मानते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई होता नहीं। ये केवल राम कृष्ण और शिव को एक मंदिर तक ही सीमित रखना चाहते हैं। वो कितने छोटे मन के हैं। ये तो कण कण में रहने वाले, हर आदमी के दिल और दिमाग में है। उनको सिर्फ उतना ही तक समझता है बाबा। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की सबसे बड़ी खबर यह कि नियम 342 के तहत आज लोकसभा में चर्चा होगी। श्वेत पत्र पर नियम 342 के तहत ये डिस्कशन होगा। बीजेपी की तरफ से निशिकांत दुबे चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। चर्चा के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक लड़ाई व्हाइट और ब्लैक पेपर पर आ गई है। दोनों तरफ से 10 साल के कार्यकाल की कमियां उजागर करने के लिए दस्तावेज और दलीलें रखी जा रही। मोदी सरकार के कार्यकाल पर ब्लैक पेपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्याय काल का नाम दिया है। बीजेपी की सरकार नहीं करती और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। वहीं श्वेत पत्र में लिखा गया है कि 2014 में जब मोदी सरकार केंद्र में आई, तब अर्थव्यवस्था नाजुक स्थिति में थी, जिसके कारण मोदी सरकार को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। अभी मीलों चलना है और साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनना है। आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ईमानदारी से आगे बढ़ रहा है। अब 2G, कोयला घोटाला, आदर्श घोटाला, सबमरीन घोटाला, ये सब कहानी बंद हो गई है। और एक और बड़ी खबर है, और खबर यह कि सुखबीर सिंह भी अपने अकाली दल को एनडीए में शामिल करने जा रहे हैं। जैसे जैसे 2024 के चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, एनडीए का कुनबा बड़ा होता नजर आ रहा है और चर्चा है कि जल्द ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी पाले में आ रहे हैं। 12 फरवरी को जयंत के एनडीए में आने की खबर है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा गर्म है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओपी राजभर ने तो तारीख भी साफ कर दी है। उन्होंने कहा कि 12 फरवरी को जयंत एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। अब 12 तारीख को ज्वाइन करने जा रहे हैं। ये कैसे? अभी तो वहाँ सदन में साथ बैठे हुए हैं, विरोध भी कर रहे हैं, और 2 दिन बाद आप कह रहे हैं कि वो एनडीए में शामिल। भाई जब तक, अच्छा ही बताइए, जब तक घोषणा न हो जाए तब तक तो विरोध न बतिया होगा। जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर कहा जा रहा है कि बीजेपी के साथ लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट का बंटवारा फाइनल हो गया है। बागपत और बिजनौर सीट से आरएलडी लड़ेंगी। बागपत से जयंत चौधरी की पत्नी चुनाव लड़ेंगी। एक राज्यसभा सीट भी आरएलडी को मिलेगी। खबर है कि सोमपाल शास्त्री को राज्यसभा आरएलडी भेजेगी। एक बार चौधरी चरण सिंह ने अनिल जैन चौधरी के पिताजी कर्पूरी ठाकुर
देवीलाल, मधुलिमाई और बीजू पटनायक, जो देश के इतने बड़े नेता थे, उनको एक कलम से निकाल दिया। और ये चुनाव आने वाला, जनता ही तय करती है कौन नेता कौन नहीं है। चुनाव के वक्त जो आता जाता है कोई मान ही नहीं रखता। बढ़ते आगे, साइबर क्राइम को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए दिल्ली में 2 दिवसीय फ्यूचर क्राइम समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट इसी से जुड़ी हुई देखिए। फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन और आईआईटी कानपुर के AIIDE ने फ्यूचर क्राइम समिट 2024 का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्रालय के आंतरिक सुरक्षा विभाग के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नासकॉम, डेटा सिक्योरिटी काउंसलिंग, साइबर वॉरियर से जुड़े लोग शामिल हुए। फ्यूचर क्राइम समिट 2024 में भारत में बढ़ते साइबर अपराध को रोकने के लिए जोर दिया गया। सबसे अच्छी बात है कि सरकार को ये बात पता है कि प्रॉब्लम है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो सरकार कर रही है वो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रही है, ट्रेंड ऑफिसर्स ला रही है, बट उस प्रोसेस में टाइम लगेगा। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अवेयरनेस, क्योंकि इसमें विक्टिम बनने वाले हमारी ही इंडियन कंपनीज है, हम इंडियन लोग हैं। साइबर क्राइम को रोकने में देश के सभी राज्यों में तेलंगाना सबसे अव्वल राज्य रहा है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा और G20 समिट से पहले कोविड के दौरान सबसे ज्यादा साइबर अटैक हुए। भारत में एक साल में 14 लाख साइबर अटैक हुए, जिसमें 2 लाख अटैक सरकारी संस्थाओं पर हुए। आज डार्क वेब पर सबसे ज्यादा 62% नारकोटिक्स का व्यापार होता है। More attention is paid towards the lesser number of crimes. 5% is crime against women and children, but of course, that is a more sensitive crime, so more attention is paid. But the actual financial losses and what other countries are targeting us is on our economy, because that's where they know that we can, kind of drag us down. So yes, and you're right, not enough attention is being paid.